एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इम्तियाज़ क्लासेस पे। मैं इम्तियाज़ आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आइए जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं आज 26 अप्रैल DVPST जो हमारा हुआ है उस सबके संपूर्ण विश्लेषण के बारे में। आप जैसा कि जानते हैं मैं आपको नाइट में वीडियो पूरा बना कर देता हूँ कि कितने लोग पास हुए, कितने फेल हुए, कितने ने उपस्थित हुए, और कोई अगर उसमें कोई इंपॉर्टेंट खबर आती है, कोई अच्छी खबर होती है, कोई बैड न्यूज़ होती है, वो भी आपको प्रोवाइड कराता हूं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कितने जोन में आज DVPST हुआ है, कितने लोग उपस्थित रहे, कितनों को बुलाया गया है, कितने फेल हुए, कितने पास हुए, और उसी के साथ साथ आज हम ये भी बात करेंगे कि क्यों ऐसा कहा जा रहा है कि ये जो UPSI की भर्ती हो रही है उस पर खतरा मंडराने लग गया है कि ये भर्ती कैंसिल भी हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना कि ये खतरा मंडरा रहा है कि क्या ये भर्ती कैंसिल भी हो सकती है, क्योंकि एक बैड न्यूज़ आई है आप लोगों के लिए। बहुत बुरी खबर है, क्योंकि बुरी खबर ऐसी है कि जो आपको बहुत ज़्यादा दिल पर धक्का लगने वाली है। तो क्या है वो बुरी न्यूज़, वीडियो को बुरी खबर, इसको जानने के लिए वीडियो से जुड़े रहिए। तो आइए जल्दी से शुरू कर लेते हैं आज का ये वीडियो। स्टडी मतलब तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर अभी भी आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से सबसे पहले लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। आज की इस वीडियो में मैं सबसे पहले आपको बताने वाला हूं कि कितने जोन में आज कितने पुलिस रिजर्व लाइन में DVPST हुआ है, कितने अभ्यर्थियों को बुलाया गया, कितने अभ्यर्थी अनुपस्थित हुए, नहीं पहुंचे हैं, कितने टोटल फेल हुए हैं, कल कितने हुए थे, आज कितने हुए हैं, टोटल संख्या कितनी, इन सभी बातों पर आज हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं। और इसी के साथ साथ जैसे भी हमने आपसे कहा कि एक बहुत बड़ा खतरा मंडराने सा लग गया है। क्यों? क्योंकि एक बहुत बड़ी न्यूज़, बैड न्यूज़ आ गई है। बैड न्यूज़ क्या है? बैड न्यूज़ बहुत ज़्यादा है। पहले हम लोग बात कर लेते हैं इस DVPST के बारे में, उसके बाद मैं आपको बैड न्यूज़ दूंगा, और वो बैड न्यूज़ के बाद में जो आप लगातार कमेंट कर रहे हैं उस बारे में मैं कमेंट करते करते, रिप्लाई देते देते आपको थक गया। आप वही चीज़ बार बार पूछ रहे हैं जिस बारे में मैं पूरे वीडियो में चिल्लाते रहता हूँ। प्लीज़ आप लोग वीडियो पूरा देखा करिए, क्योंकि आप वीडियो पूरा नहीं देखते हैं तो ये जो मटेरियल मैंने यहाँ पे डाला हुआ है, लिखा हुआ है, तो वो सब कुछ आपको ऐसे कैसे समझ में आएगा? आप पूछेंगे तो बेहतर तरीका ये है आप वही चीज़ देख लीजिए तो आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। ओके, तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं आज के DVPST की। देखिए, कल जो 25 अप्रैल था 2022 का, उसमें जो पहली दफ़ा बुलाए गए थे स्टूडेंट्स को, उनकी संख्या थी 1125। 1125 बच्चे बुलाए गए थे। टोटल संख्या कितनी है? 8325। 25 अप्रैल से लेकर 28 अप्रैल तक जितने भी स्टूडेंट्स होने हैं, 25, 26, 27, 28, उसमें से कल का दिन हो गया 1125, आज का दिन हो गया 2400। आज 2400 को बुलाया गया, 2400 बच्चे। 2400 बच्चों में हर एक जोन से या हर एक, आप पुलिस लाइन, रिजर्व लाइन से कह सकते हैं, 300 बच्चे बुलाए गए। इस तरह तीनों 8, 24 हो गया। तो आइए जल्दी से बात कर लेते हैं कितने कहां से बच्चे बुलाए गए हैं। तो अगर हम बात करें कानपुर की, तो कानपुर में 300 बच्चों को बुलाया गया, जिसमें से लगभग 40 बच्चे अनुपस्थित हुए और 11 टोटल फेल हो गए। फेल होने वालों में क्या है, जब वो पहुंचे नहीं और उनको मौका दिया गया तो वो किसी न किसी तरह फेल हो गए। दूसरी चीज, बरेली में 300 बच्चों को बुलाया गया। कॉमन है 300, ये नंबर याद रखिएगा। 18 बच्चे यहां पर लगभग अनुपस्थित हो गए। ये आंकड़ा ऊपर नीचे थोड़ा सा हो सकता है, क्योंकि आज जो खबर अभी मैं आपको देने वाला हूं उस वजह से कुछ स्टेटस को कुछ का गड़बड़ हुआ है। 18 अनुपस्थित हुए हैं और 13 फेल हुए हैं। यहाँ पर बात करें आगरा की, आगरा में भी सेम एज इट इज 300 बच्चों को बुलाया गया, 21 बच्चे अनुपस्थित रहे, 17 बच्चों को फेल किया गया है। बात करें अगर मेरठ जिले की, तो मेरठ जिले में भी 300 बच्चों को बुलाया गया, 18 बच्चे अनुपस्थित हुए हैं, 15 बच्चे को यहाँ पर फेल किया गया है। लखनऊ 300 बच्चों को बुलाया गया, 25 बच्चे अनुपस्थित हुए हैं, 11 बच्चों को यहाँ पर फेल किया गया है। बात करें अगर प्रयागराज की, तो 300 बच्चों को यहाँ पर भी बुलाया गया, 13 बच्चे अनुपस्थित हुए, 10 बच्चे लगभग फेल हुए हैं। बात करें वाराणसी की, 300 बच्चों को बुलाया गया, 21 बच्चे यहाँ पर अनुपस्थित हुए, डिस्क्वालीफाई मतलब प्रेजेंट ही नहीं हुए, और 14 बच्चों को यहाँ पर फेल कर दिया गया, डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। गोरखपुर की अगर बात करें तो 300 बच्चों को यहाँ पर बुलाया गया है,
10 बच्चे अनुपस्थित हुए हैं और 13 बच्चों को यहाँ पर फेल किया गया है। देखिए ये जो फेल होने का जो आंकड़ा है, बार बार मैं आपसे बता रहा हूँ, जो फेल होने का आंकड़ा है वो फिजिकल कंडीशन पर ज़्यादा है और उसके बाद आ रहा है कि आपका कुछ ना कुछ जो डॉक्यूमेंट है, ये जो डॉक्यूमेंट है या ये जो डॉक्यूमेंट है, ये जो आपने अपलोड किया था वो मिसमैच हो रहा है। और तीसरी आज जो चीज़ सबसे बड़ी निकल कर आई है वो है ये, ध्यान रखिए, मैं फिर से निशान लगा रहा हूँ, उसको समझिए, ये बायोमेट्रिक। आज जो आंकड़ा बाहर आया है उसमें कई बच्चे फेल हुए हैं वो बायोमेट्रिक की वजह से। इसी बायोमेट्रिक की खबर मैं आपको बताने जा रहा हूँ। बैड न्यूज़ है आपके लिए, ये अच्छी चीज़ बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आज एक संदिग्ध पकड़ा गया है। संदिग्ध ऐसा जिसका नाम सर्वेश कुमार बताया जा रहा है, वो किसी और का डीवीपीएसटी दे रहा था। उसने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करप्शन किया है, शायद उसने 15 लाख या कुछ लाख ऊपर नीचे हो सकता है उसने पैसा दिया है और उसको ये लगा कि इस पैसे की वजह से मैं अपना डीवीपीएसटी क्लियर करा लूँगा और वो आगे दरोगा बन जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। प्रयागराज पुलिस ने उसे पकड़ लिया और पकड़ने के बाद उस पर इतनी धाराएं लगाई गई हैं कि अब वो कभी भी सोच भी नहीं सकता कि वो सरकारी नौकरी कर भी पाएगा दोस्तों। क्यों? क्योंकि उसका पूरा करियर स्पॉइल हो चुका है। और यही नहीं, खतरा इसलिए मंडरा रहा है, मैंने यहाँ पर क्यों सावधान लिखा हुआ है, प्लीज़ आप सावधान हो जाइए। सावधान क्यों? क्योंकि अगर कहीं ना कहीं आप में ये प्रॉब्लम आई है, आपने भी करप्शन किया है या आपका भी कुछ ना कुछ गड़बड़ है, तो प्लीज़ मत जाइएगा। एक भर्ती आपसे चली जाएगी तो करियर नहीं डूबेगा आपका, लेकिन अगर आप वहाँ पहुँचे सर्वेश कुमार की तरह तो आप अपना करियर डुबो देंगे। चलिए जल्दी से उस न्यूज़ को हम लोग पढ़ लेते हैं। आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि मैं क्या पढ़ने जा रहा हूं। सबसे पहले तो मैं आपको दिखाने वाला हूं, देखिए प्रयागराज पुलिस का ट्वीट है, ये आज का ट्वीट है। उत्तर प्रदेश, यहां पर देख सकते हैं आप, उत्तर प्रदेश भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा आयोजित उप निरीक्षक नागरिक पुलिस प्लाटून कमांडर पीएससी तथा एफएसओ की परीक्षा में किसी दूसरे अभ्यर्थी के स्थान पर डीवीपीएसटी हेतु आए अभियुक्त सर्वेश कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है। दोस्तों सोचिए, गया था अच्छे के लिए और हो गया है बुरा। उसने सोचा होगा पैसे के दम पर करप्शन करके हो जाएगा, लेकिन उसने उस बेवकूफ़ को ये नहीं पता कि उसकी गिरफ्तारी होने की वजह से, जानते हैं ना, उसकी गिरफ्तारी होने की वजह से 181, ये मैं आंकड़ा दे रहा हूँ आपको, 181 संदिग्ध पकड़े गए हैं। ये जो बार बार अनुपस्थित हो रहे हैं ना, यही अनुपस्थित आंकड़ा जो है ये डाउट करा गया है पुलिस विभाग को। अब इनकी छानबीन की जा रही है, इनको पता लगाया जा रहा है कौन लोग हैं, क्या हैं, और इससे कहीं अगर कोई चेन पकड़ी गई तो वो संदिग्धों को निकाल सकती है। क्योंकि एक डाउट ये हो रहा है, 160 नंबरों में 150 बच्चे नंबर लाए हैं, बताइए 150 बहुत बड़ा मार्जिन होता है। अगर इतने ही कुछ हार्डवर्किंग स्टूडेंट्स थे, बिल्कुल होते हैं मैं मानता हूं, तो 2016 की भर्ती में तो इतने मार्क्स क्यों नहीं है। खैर ये जो विवाद है ये एक होनहार स्टूडेंट, एक कमज़ोर स्टूडेंट का नहीं है। ये मामला है कि अगर आपने पैसे के दम पर सिलेक्शन लेने की कोशिश की है तो कहीं ना कहीं आप एक होनहार स्टूडेंट, एक जो पढ़ने लिखने वाला बच्चा है, उसको आप पीछे कर देते हैं। अब मैं आपको इस ट्वीट को भी पढ़कर सुना देता हूं, इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। आप जूम भी कर सकते हैं वीडियो को। देखिए यहाँ पर उन्होंने एक प्रेस नोट जारी किया है प्रयागराज पुलिस ने, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैं पढ़ देता हूं जल्दी से। प्रेस नोट दिनांक 25 अप्रैल, मतलब 25 अप्रैल की घटना है, तो आज जारी किया गया इसको। आज दिनांक 25 अप्रैल को जनपद प्रयागराज में उत्तर प्रदेश पुलिस एवं भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा आयोजित उप निरीक्षक नागरिक पुलिस प्लाटून कमांडर पीएससी तथा एफएसओ की भर्ती सीधी भर्ती 2020-21 के डीवीपीएसटी के दौरान बायोमेट्रिक, समझ रहे ना, बायोमेट्रिक डेस्क पर उम्मीदवार सर्वेश कुमार पुत्र रघुराज सिंह निवासी ग्राम पचवारी इगलास जनपद अलीगढ़ आया। बायोमेट्रिक सत्यापन के दौरान उसका बायोमेट्रिक डाटा भिन्न पाया गया। 2 अवसर देने के बाद भी बायोमेट्रिक डाटा सत्यापित ना हो सका। वैज्ञानिक अधिकारी व चीफ प्रॉक्टर एनसीआईटी श्री विकास प्रजापति द्वारा उक्त उम्मीदवार का फोटो मिलान प्रवेश पत्र से किया गया तो उसका फोटो अलग पाया गया। इस संबंध में बायोमेट्रिक टीम के उप निरीक्षक श्री अमित कुमार सिंह, अपराध शाखा विवेचना सेल प्रयागराज द्वारा थाना कर्नलगंज में सर्वेश कुमार पुत्र रघुराज सिंह निवासी ग्राम पचवारी गिलास जनपद अलीगढ़ के विरुद्ध मुकदमा संख्या 167/22 धारा 419, धारा 420, 467, 468, 471, 120B,
पंजीकृत कर गिरफ्तार किया गया है, अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। तो ये बंदा गिरफ्तार हो गया है, इसके ऊपर कम से कम 8 से 10 धाराएं भी लग गई हैं। और अगर आप इस तरह के काम कर रहे हैं, आप करप्शन कर रहे हैं और करप्शन करने के बावजूद डेयर के साथ यूपी डीवीपीएसटी को भी आप देने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये तो बहुत बड़े हौसले की बात है आपकी, क्योंकि आप खुद का भी करियर डुबो रहे हैं और कहीं ना कहीं इस इम्पोर्टेंट भर्ती के ऊपर भी आप कहीं ना कहीं ख़तरे के बादल मंडरवा रहे हैं। ऐसा मत करें। और अगर आपका कुछ भी गड़बड़ है और आपको लगता है कि वो ऑनेस्टली गड़बड़ है, वो धोखे से नहीं हुआ है, तो भैया मत जाइएगा। मेरे बच्चों का या हम जैसे स्टूडेंट्स जैसे टीचर जो अपने स्टूडेंट्स को रात दिन पढ़ाते हैं, उनका करियर मत बर्बाद करिएगा, ठीक है। प्लीज़ 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 आपसे हाथ जोड़कर कह रहा हूँ, ठीक है। तो आइए बात कर लेते हैं अब आगे की। अब बात कर रहा हूँ मैं, देखिए ये जो अब डॉक्यूमेंट अटैचमेंट्स हैं, इनको बहुत अच्छे से भैया पढ़ लीजिए, बहुत ज़्यादा अच्छे से, क्योंकि यही चीज़ें आपको कल वहाँ शो करानी है। अगर आप 27 अप्रैल को देने जा रहे हैं यानी कल, तो आपको ये हर हाल में ध्यान रखना होगा। अगर आप ये ध्यान नहीं रखते हैं तो डेफिनेटली यू हैव टू बी इन प्रॉब्लम, आपको प्रॉब्लम में आना होगा। और आएंगे तो कहीं इस तरह की प्रॉब्लम आ गई तो फिर आप गड़बड़ कर जाएंगे। देखिए सबसे पहले दोबारा मैं बता रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जल्दी से समझ लीजिए क्या क्या आपको चाहिए। एप्लीकेशन फाइल एक पूरा एक जो आपकी फाइल होती है ना, एप्लीकेशन फाइल जो आपने भरे थे, उन सबको आपको ऑर्डर से आपको क्या करना है, सेट कर लेना है। और उस एप्लीकेशन फाइल में आपकी सभी चीज़ें होनी चाहिए जो आपने फॉर्म भरा था, सब कुछ। इफ़ केस अगर आपको, इन केस अगर आपको जो है वो नहीं है आपके पास, तो प्रॉब्लम नहीं है भाई, वहाँ मिलने वाला है। लेकिन आप गैर जिम्मेदारी क्यों कर रहे हैं? आप दरोगा बनने जा रहे हैं और आपके पास है नहीं, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए ना। वहाँ पर ये बात वो ताना मारेंगे आपको, जो मैं आपसे कह रहा हूँ वही चीज़ वो कहेंगे, तब आपको शायद बुरा लग सकता है, इसलिए पहले से धर लीजिए। फिर बायोमेट्रिक जो बहुत ज़रूरी है, बायोमेट्रिक समझ रहे हैं ना, अभी मैंने आपको पढ़कर सुनाया है प्रयागराज पुलिस का ट्वीट कि आपको बायोमेट्रिक में सब कुछ चीज़ें चेक करवानी होंगी, आपका फ़ोटो, आपके सिग्नेचर, आपका एवरीथिंग, समझ रहे हैं ना बात को, सब कुछ। ऐसा नहीं कोई फ़ोटो एडिट करके भी सेव कर लो, वो वहाँ से चेक हो जाएगा। फिर डीवी चेकलिस्ट आपको भी अपनी चेक कर लेनी है। एडमिट कार्ड के नीचे जो लिखा हुआ है ना, वो सारी आप पूछा करते हैं डीवी चेकलिस्ट क्या है, डीवी चेकलिस्ट क्या है। अरे भाई एडमिट कार्ड के नीचे वो जो मेंशन किया गया है, दैट इज़ द डीवी पे चेकलिस्ट, उसको देख लीजिए। फिर मैं बात कर रहा हूँ मेल और फीमेल के कंडीशंस पर। मेल को चेस्ट में जो है 5 सेंटीमीटर का फुलाव चाहिए, इसको बार बार आपसे मैं कह रहा हूँ, इसको समझ लीजिए। और हाँ, आपका जो चेस्ट का मेजरमेंट दिया गया है उसमें अगर आप 1 सेंटीमीटर भी कम है तो भी प्रॉब्लम हो सकती है। इसके लिए मैंने अलग अलग तरीका आपको पहले कमेंट में बता दिया है, उसको प्लीज़ फॉलो करिए। फिर फीमेल के लिए क्या है, फीमेल के लिए 40 किलोग्राम का वेट है, मैंने कल भी बताया था, फिर बता रहा हूँ, अगर आप उससे कम हैं तो प्रॉब्लम में आ सकती हैं, इसलिए अपना वेट मेंटेन करके जाइए प्लीज़। अब कल ही है आपका, अब कल कैसे मेंटेन करूँगा, तो ये तो मैं मेडिकल लाइन का हूँ नहीं, ये अपने डॉक्टर से कंफर्म करिए। अब आ जाइए, अगर हम बात करें डॉक्यूमेंट पैनल्स, हाँ डॉक्यूमेंट पैनल का मतलब जितना भी ऑर्डर था आपका वो, और मेजरमेंट की जो है वो 3 तरह से मेजर किया जा रहा है, कहीं कोई गड़बड़ ना होने पाए, मतलब आप धोखे से बाहर ना हो जाए, इसलिए पहला नॉर्मलाइजेशन से, फिर कंप्यूटर से, उसके बाद लेजर बीम से भी लेजर से भी हो रहा है, मतलब वो रॉड वो लगाकर जो आप नापते हैं, ठीक है, स्केल वगैरह। अभी हम बात करने वाले हैं इस डॉक्यूमेंट नीडेड की। ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं आपको जो ले जाने हैं, उसके साथ साथ ये चीज़ें चाहिए, बहुत ध्यान सुन लीजिए। एप्लीकेशन प्रिंट आउट, अगर आपके पास एप्लीकेशन प्रिंट आउट है, जो आपने फॉर्म भरा था, तो उसको ले जाइए। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है, बस आपको थोड़ी सी डांट पड़ने वाली है वहाँ के अधिकारियों से, याद रखिएगा, क्योंकि आप गैर जिम्मेदारी कर रहे हैं। फिर हम बात करते हैं 2 से 4 कलर फोटोज़। जैसा कि कल पता चला था कि 2 से 4 कलर फोटोज़ ले जाने हैं, लेकिन आज की खबर ये है कि अगर किसी के पास 2 से 4 कलर फोटो नहीं है तो प्रॉब्लम नहीं आई है, इट मीन्स ये ऑप्शनल हो गया। लेकिन अगर रखे जाएंगे 3-4 फोटो, क्यों क्या प्रॉब्लम है आपको भाई, लेके जाइए। आधार कार्ड ओरिजिनल चाहिए, उस फोटोकॉपी नहीं चलेगी। अगर फोटोकॉपी है तो ओके, लेकिन आधार कार्ड का ओरिजिनल जो फोटो ओरिजिनल है जो, उसको आपको लेके ही जाना पड़ेगा। चेकलिस्ट मैंने अभी आपको बताया, एडमिट कार्ड के साथ जो नीचे मिलती है दैट इज द डीवी चेकलिस्ट, उसको जरूर लेकर जाइएगा। फिर आपको आपका जो एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे 10th की मार्कशीट, 10th का सर्टिफिकेट, ध्यान से सुनिए क्या कहने जा रहा हूँ। बहुत सारे मेरे बच्चे कमेंट में पूछ रहे थे कि भाई वो 10th की सर्टिफिकेट तो मेरे में है नहीं। अरे देखिए, जैसे हम लोग हैं, हमारा जो 10th हुआ था वो 2005 में हुआ, 2006 में हुआ है, तो उस ज़माने में अलग मार्कशीट, अलग सर्टिफिकेट आता था। लेकिन अब 2010 के बाद से क्या हो गया है कि जो सर्टिफिकेट है वो उसी में कर दिया गया है, मार्कशीट भी है उसी में सर्टिफिकेट, तो आपको अलग से सर्टिफिकेट ढूंढने की ज़रूरत नहीं, अगर आप 2010-12 के बाद के स्टूडेंट हैं 10th के तो।
वही चीज़ 12th में भी करना है, सर्टिफिकेट और मार्कशीट उसी में है, आपको अलग से नहीं। अगर आप पुराने हैं तो ज़रूरत पड़ने वाली है। ग्रेजुएशन में क्या बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रा ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कहने जा रहा हूँ। ग्रेजुएशन में क्या है कि अगर आपके पास ग्रेजुएशन की फाइनल की मार्कशीट है, फाइनल ईयर की मैं बात कर रहा हूँ, फाइनल ईयर की है तो आप फाइनल ईयर की ले जाइए। अगर फाइनल ईयर की के साथ साथ आपके पास डिग्री है तो अच्छी बात है, और अगर आपके पास प्रोविजनल है तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर आपके पास डिग्री नहीं है तो कोई बात नहीं है, ग्रेजुएशन की 3rd ईयर की और प्रोविजनल ले जाइए। अगर आपके पास प्रोविजनल भी नहीं है तो डिग्री मस्ट हो जाती है। अगर आप ये कह रहे हैं कि मेरे पास तो डिग्री भी नहीं है तो यकीन जानिए आप बाहर होने वाले हैं। आपके पास सबूत क्या है कि आप ग्रेजुएट हैं, आपके पास फोटोकॉपी से मान्य नहीं होगा, आपको ओरिजिनल दिखाना होगा। बात समझ रहे हैं ना? प्लीज़ ऐसा कमेंट मत करिए कि मेरे पास डिग्री नहीं है, मेरे पास प्रोविजनल भी नहीं है और मेरे पास तो भाई सर्टिफिकेट भी नहीं है। अगर कुछ नहीं है तो यकीन जानिए आप बाहर होने वाले हैं। फिर आइए प्लीज़, कम से कम डिग्री तो आपको ले ही जानी पड़ेगी, ठीक है। आगे आ जाइए, डोमिसाइल सर्टिफिकेट। देखिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट में आपको, आप यूपी के हैं तो आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट आप अपना दिखाना ही होगा। अगर आप बाहर के हैं तो आप जनरल कैटेगरी में काउंट होंगे, अब उसको जात पात से तो मतलब ही नहीं है। अब आ जाइए कास्ट सर्टिफिकेट। आप यूपी के हैं तो SC ST OBC का सर्टिफिकेट आपको देना ही पड़ेगा। अगर कोई मुझसे पूछ रहा है कि सर मेरे पास तो नहीं है, मैं तो भूल गया, मेरे पास तो छपा नहीं, ये नहीं है, तो कोई बात नहीं भाई। आपको प्रॉब्लम आने वाली इस बात के लिए कि आपके पास अगर आप सबूत ना दे पाए कि आप किस कास्ट से बिलोंग कर रहे हैं, जिसका रिजर्वेशन लेकर आपने सिलेक्शन लिया है, तो फिर आपको जनरल कैटेगरी में मान लिया जाएगा। और जनरल कैटेगरी में मानने के बाद आपकी जो मेरिट लिस्ट है उसमें डिसऑर्डर पैदा हो जाएगा, आप ऊपर नीचे चले जाएंगे, हो सकता है आप बाहर भी हो जाए। इसलिए अभी रात है, अगर आप 27 अप्रैल के स्टूडेंट हैं तो जल्दी से अपना कास्ट सर्टिफिकेट ढूंढ लीजिए कैसे भी करके, क्योंकि कल वहां आपको दिखाना पड़ेगा। और दूसरी बात, कास्ट बदलती नहीं है। अगर आपके पास 1 साल 2 साल 3 साल पुराना भी है तो वही कास्ट आज भी थी, वही कास्ट आपकी कल भी थी। अब बात करते हैं EWS सर्टिफिकेट की। EWS सर्टिफिकेट की मान्यता 1 अप्रैल 2020 से, मैंने कल भी बताया था, फिर बताया दे रहा, उसके बाद वाले को ही मान्यता मिलेगी, मतलब उसके पहले वाले को ही मान्यता मिलेगी, उसके बाद में जो बनाया गया है तब मान्यता उसकी नहीं है। और दूसरी चीज, अगर आपके पास EWS सर्टिफिकेट नहीं है तो उसी तरह माना जाएगा जिस तरह आपका कास्ट सर्टिफिकेट है। अगर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको जनरल मान लिया जाएगा, अगर आपके पास EWS सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको भी जनरल UR कैटेगरी में माना जाएगा। फिर से प्रॉब्लम आएगी कि आपका जो मेरिट लिस्ट है वो डिसऑर्डर पैदा हो जाएगा, उससे आपको दिक्कत हो सकती है। बात करेंगे अलग से, जो आपके पास कोई जो प्रमाण पत्र है उससे आपको रिजर्वेशन मिला हुआ है वो भी आपको ले जाना है, जैसे कि NCC, जैसे कि O लेवल, जैसे कि FSSO, जैसे कि BTech, इन सभी चीज़ों में भी आपको अलग से दिखाना पड़ेगा। नहीं दिखाएंगे तो कोई रिजर्वेशन आपको नहीं मिलने वाला। अभी बात करेंगे, अगर ये सब कुछ है तो हम करें क्या, किस अधिकारी के पास जाएं। पहले ASI में प्रॉब्लम आई थी, सोल्यूशन इसका निकाल दिया गया है, आप इसको सेल्फ अटेस्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी सबको। और हाँ, इन सभी के आपको करने क्या है, 2 सेट बनाने हैं। सॉरी, आपको कितने बनाने हैं मैं बता दूं आपको, 2 सेट बनाने हैं। कितने? 2 सेट बनाने हैं दोस्तों, ठीक है। 2 सेट का मतलब हो गया 2-2 फोटोकॉपी सबकी करके रख लीजिएगा, जरूरत पड़ सकती है आपके लिए, ठीक है। और दूसरी चीज मैंने कल भी बताया था, फिर बता रहा हूं, जोन वाइज हो रहा है। आप जिस जिले से आते हैं, जिस मंडल में आपका जिला है, वहां डेस्क अलग है, उस डेस्क में आपको बुलाया जाएगा और वहां पर आपका जो DV चेक कर रहा है वो कौन है, वो ADM लेवल का अधिकारी बैठा हुआ है, SDM लेवल का अधिकारी बैठा हुआ है, CO लेवल का अधिकारी बैठा हुआ है। हर एक अधिकारी अलग अलग तरह की जांचें कर रहा है, इसीलिए आपको जो है कुछ भी घबराने की बात नहीं है। अगर आप सच्चे हैं, सही हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। अगर गड़बड़ है तो आप ऐसे अधिकारियों को देखकर ही पहले तो आप गड़बड़ हो जाएंगे और वहीं कुछ ना कुछ गलत कर बैठेंगे। दूसरी बात, आप हमसे बार बार ये पूछ रहे हैं कि सर रनिंग कब होगी। मैंने कल भी बता दिया आपको, 4 तारीख से आपकी रनिंग शुरू हो रही है। अभी आप मुझसे ये भी पूछते हैं कि सर कट ऑफ क्या जाएगा, मेडिकल कब होगा। तो याद रखिए, आपका जो फाइनल कट ऑफ है, जब ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा तभी उसका फाइनल कट ऑफ आएगा, और फाइनल कट ऑफ जब आ जाता है तभी मेडिकल होता है। मेडिकल पहले नहीं हो रहा है। अब कैसे होता है, जब फाइनल कट ऑफ आ जाएगा तभी होगा। ओके, उम्मीद है मैंने अपनी आपको सारी बातें समझा दी हैं, कुछ भी ऐसा नहीं है जो समझाने लायक हो। दूसरी चीज़ और, हाँ, आपका जो रनिंग होने वाला है 4 तारीख से, वो PSC ग्राउंड में होगा, ठीक है। मैंने जोन भी बता दिए थे कल आपको, वो अलग अलग ज़िले हैं जहाँ पर आपको, मतलब यही है, अलग से क्या है, यही वाले ज़िले 8, यहीं पर आपके पुलिस लाइन ग्राउंड में होगा।
400 मीटर का ग्राउंड होगा, 12 राउंड लगाने हैं आपको। लड़कों के लिए, मेल के लिए, लड़कियां अगर होंगी तो उनको 6 राउंड लगाने हैं, क्योंकि 400 राउंड 6 चौक 24, 2.4 वहां से निकल आता है। बात समझ में आ गई? उम्मीद है यह वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अभी भी अगर आपने वीडियो को नहीं लाइक किया है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। क्या जाता है, आज के वीडियो का टारगेट लाइक का कितना है? बस कुछ नहीं, बस आपको आज का टारगेट है आपका 1000 लाइक। अगर आप 1000 लाइक करते हैं तो ये समझिए ये गुरु दक्षिणा होगी हम जैसे टीचर्स के लिए। और हाँ, अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि आपको कोई भी वीडियो मैं डालूँ तो मिल जाए। इसी तरह का सपोर्ट बनाए रखिए। जय हिंद, जय भारत।